नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। पहली बड़ी खबर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की परीक्षाएं 21 अगस्त 2021 से 3 पालियों में 4 सितंबर 2021 तक चलेगी वार्षिक परीक्षाएं। बाढ़ के कारण स्थित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की वार्षिक और सेमेस्टर परीक्षाएं अब नई समय सारणी के अनुसार 21 अगस्त 2021 से 4 सितंबर 2021 तक होंगी। बुधवार को विश्वविद्यालय प्रशासन ने नई समय सारणी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप लोग वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण खबर एमबीबीएस की परीक्षा को लेकर है। मेडिकल कॉलेजों की एमबीबीएस द्वितीय के 2018 से 19 बैच की 20 अगस्त की परीक्षाएं मुहर्रम के कारण 21 अगस्त 2021 को आयोजित कराई जाएंगी। अगली खबर एलएलबी की परीक्षा को लेकर है। एलएलबी परीक्षा 20 से आपको बता दें, एलएलबी छठे सेमेस्टर की मौखिक परीक्षा ऑनलाइन कराई जाएगी। विश्वविद्यालय की ओर से 20 और 21 अगस्त 2021 को परीक्षा का आयोजन गूगल मीट पर कराया जाएगा। अगली खबर पीएचडी कॉमर्स की कक्षाओं को लेकर है। पीएचडी कॉमर्स की शोध कोर्स वर्क की कक्षाएं 25 अगस्त 2021 से आरंभ होंगी। कुलपति की अध्यक्षता में इंडक्शन मीट का आयोजन किया गया। अगली खबर इग्नू में बीसीए एमसीए में दाखिले को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। आपको बता दूं, इग्नू में बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए के साथ ही पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन पीजीडीसी में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। संबंधित अभ्यर्थी 31 अगस्त 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। युग्म की ओर से चलाए जाने वाले पाठ्यक्रमों में हर साल बड़ी संख्या में छात्र दाखिला लेते हैं। बीएचयू परिसर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक डॉक्टर उपेंद्र नाथ त्रिपाठी ने बताया कि वर्तमान समय में तकनीकी ज्ञान में कंप्यूटर का उपयोग सभी क्षेत्रों में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। इग्नू द्वारा बहुत ही कम शुल्क में कंप्यूटर से जुड़े कोर्स चलाए जा रहे हैं, तो अगर आप लोगों को एडमिशन लेना है तो एडमिशन ले सकते हैं। अगली खबर है कि कोरोना से मृत केंद्रीय कर्मियों की आश्रितों को नौकरी के लिए करना होगा इंतजार। यानी कि जिसके परिवार में कोई कोरोना से मर गया, जिसका देहांत हो गया, मृत्यु हो गई है, वह सर्विस में था, तो उसकी जगह पर उसके लड़के को मिलेगा, उसकी लड़की को मिलेगा, तो नौकरी पाने के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोरोना से मृत केंद्रीय कर्मियों के आश्रितों को नौकरी के लिए करना होगा इंतजार। 5% की सीलिंग व्यवस्था की वजह से मृतक आश्रित कोटे में नौकरी के लिए है लंबी सूची। तो फिलहाल अभी सूचियों की भरमार है, लोग अधिक है, जिसके कारण सीरियल वाइज काम किया जा रहा है। और सीरियल वाइज काम करने के बाद जैसे ही आपका नंबर आता है आपको भी नियुक्ति दी जाएगी। अगली खबर आबकारी सिपाही भर्ती परीक्षा 2016 को लेकर है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की खबर है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 5 वर्ष पुराने आबकारी सिपाही भर्ती 2016 की चयन प्रक्रिया को बढ़ाते हुए 2266 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आहर घोषित किया है। साक्षात्कार 5 अक्टूबर 2021 से प्रस्तावित है। आयोग के सचिव आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने बताया कि रिक्त 405 पदों की स्थापित भर्ती की कार्रवाई शुरू की गई है। इसमें स्क्रीनिंग के आधार पर 4902 अभ्यर्थी शारीरिक मापदंड व परीक्षा के लिए आर पाए गए थे। इसमें से 2266 को साक्षात्कार के लिए उपयुक्त पाया गया है। इनमें 615 अनारक्षित, 215 अनुसूचित जाति, 13 अनुसूचित जनजाति और 1423 अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी शामिल हैं। तो साक्षात्कार 20 अंक का होगा और आप लोग जमकर तैयारी करिए। और 50% अंक से कम किसी को नहीं मिलेगा। मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, 50% अंक से कम किसी को नहीं मिलेगा। अगर 20 नंबर का साक्षात्कार है तो कम से कम आप लोगों को 10 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर आप पढ़कर जाएंगे तो आपको 12 से 14 नंबर मिल सकते हैं, 16 नंबर तक मिल सकते हैं अगर आपके पास योग्यता है। अगली खबर की सरकारी खजाने पर 7,176 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ा। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा सदन में प्रस्तुत अनुपूरक बजट में 6,581 करोड़ 41,55,000 रुपये राजस्व मद में दिए गए हैं। राजस्व मद में दिए गए इस बजट में मानदेय वृद्धि का व्यवहार सबसे अधिक है। वहीं पूंजीगत में 720 करोड़ 10,03,000 रुपये दिया गया है। केंद्रांश की धनराशि को घटाने के बाद सरकार के अपने खजाने पर इस अनुपूरक से 7,176 करोड़ 57,76,000 रुपये का बोझ बढ़ेगा।
अब देखिए किसका किसका वेतन बढ़ेगा। इसमें लिखा हुआ है शिक्षा मित्रों का वेतन बढ़ेगा, अनुदेशक का, हेड कुक का, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का, सहायिका का, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का और रोजगार सेवक का, आशा बहुओं का और पीआरडी जवानों का वेतन बढ़ने वाला है। किसी में 800 रुपया बढ़ेगा, किसी में 500 रुपया बढ़ेगा, किसी में 300 रुपया बढ़ेगा। जिस तरह से बजट हो उसी के आधार पर वेतन बढ़ाया जाएगा। अगली खबर की ओबीसी आरक्षण पर सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, जल्द लागू होने के संकेत। आपको बता दें योगी सरकार ने ओबीसी आरक्षण पर सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जल्द लागू करने का संकेत दे दिया है। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सरकार इसका परीक्षण करवा रही है। इसके परिणाम इसी विधानसभा सत्र में देखने को मिलेंगे। विपक्ष के सदस्य घबराए नहीं। आपको बता दें यहाँ पर लिखा हुआ है 27% आरक्षण को 3 भागों में बांटने की सिफारिश। जो रिपोर्ट है, जो समिति की रिपोर्ट है उसमें लिखा हुआ है 27% आरक्षण को 3 भागों में बांटने की सिफारिश, जिसमें समिति ने पिछड़ा वर्ग के 27% आरक्षण को 3 हिस्से में 7, 9 और 11% में बांट दिया था। यादव, पटेल, सुनार, गुप्ता, कुर्मी, जाट, गुज्जर आदि को 7% का कोटा, कुशवाहा, बिंद, निषाद, प्रजापति, पाल, चौहान आदि को 9% का कोटा, भर, राजभर, अर्गवंशी, बंजारा, बहेलिया, कश्यप आदि जातियों को 11% आरक्षण का कोटा। तो इस तरह से 27% को 3 भागों में बांट दिया गया है। अब यह कितना सही है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कि आईटीआई में प्रवेश के लिए 28 तक करें आवेदन। आईटीआई 2021 में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 28 अगस्त 2021 निर्धारित की गई है। युवाओं की व्यावसायिक शिक्षा के जरिए रोजगार से जोड़ने के लिए आईटीआई चलो अभियान तथा डुअल सिस्टम ट्रेनिंग डीएसटी अभियान के प्रचार प्रसार के लिए जिला अधिकारियों को पत्र भेजा गया है। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के सचिव आलोक कुमार ने बुधवार को बताया कि प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 14,356 सीटें हैं। प्रशिक्षण करने वाले अभ्यर्थियों को पूरे प्रशिक्षण काल के अंतर्गत 3 से 12 महीने तक उद्योग में कार्य करना होगा। अगली खबर है कि स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए मिले 3.35 लाख आवेदन। आपको बता दें जेईई, नीट और कलेट के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया नहीं होने के कारण मान रहा है डीयू। आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में शैक्षिक सत्र 2021 से 22 में स्नातक कोर्सेज में दाखिले के लिए जारी आवेदन प्रक्रिया में लगातार पंजीकरण का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। बुधवार शाम तक पंजीकरण का आंकड़ा 3,65,547 पहुँच गया। जहाँ इस आंकड़े से कॉलेजों को सीटों से अधिक दाखिले होने की चिंता सता रही है। वहीं डीयू प्रशासन इसे जेईई, नीट, कलेट के दाखिले से जोड़कर देख रहा है। प्रशासन का मानना है कि अभी इंजीनियरिंग, मेडिकल व लॉ में दाखिला प्रक्रिया नहीं शुरू हुई है। इस कारण से पंजीकरण का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अगली खबर की 82% अभ्यर्थियों ने दी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा। आपको बता दें इस भर्ती परीक्षा में कोई कमी देखने को नहीं मिला है। और जैसा कि परीक्षार्थियों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि कक्ष में सीसीटीवी कैमरा देखने को नहीं मिला, तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा कहा गया था हम केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था करेंगे। उन्होंने यह नहीं कहा था कि हर एक कक्ष में सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था करेंगे। तो उन्होंने कहा था वह किया है, परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था थी। लेकिन हाँ, इतना कहा जा सकता है कि हर कक्ष में सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था नहीं थी। आपको बता दें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता भर्ती के लिए बुधवार को दूसरे दिन लिखित परीक्षा आयोजित की गई। पहली पाली में नागरिक शास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र, संस्कृत व संगीत वादन विषय के लिए पंजीकृत 1,15,484 अभ्यर्थियों में से 93,044 यानी कि 80.57% उपस्थिति रही। यह सुबह की बात है। दूसरी पाली में यानी कि शाम को अंग्रेजी, कृषि, शिक्षाशास्त्र, कला, सैन्य विज्ञान व गृह विज्ञान के लिए पंजीकृत 92,025 अभ्यर्थियों में से 76,486 यानी कि 83.11% उपस्थिति रही। कुल पंजीकृत 2,07,509 अभ्यर्थियों में से 1,69,530 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया है, यानी कि 81.69% है। तो अब 60.60 है, तो 60 का मतलब होता है कि 82, यानी कि 82% उपस्थिति रही। दूसरी पाली में 288 और 237 केंद्रों का आवंटन किया गया था। तो पहली दूसरी पाली मिलाकर अब जोड़ लीजिए 288 और 237, कुल मिलाकर कितने केंद्र बनाए गए थे। अब इसका परिणाम कब तक आएगा, सभी के जहन में एक सवाल है। तो परिणाम आपको 20 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर की भी देखने को मिलेगा, जैसा कि मेरे द्वारा बार बार आपसे कहा जा रहा है।
तो 20 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रबल संभावनाएं जो हैं 20 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। अगली खबर की गणित के साथ बीटेक को टीजीटी भर्ती में शामिल करने से इनकार। आखिरकार इनकार क्यों किया गया? मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में विचाराधीन था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दें, प्रशांत सिंह के द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी और आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने दिया है और बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। सरकारी वकील ने तर्क दिया और कुछ महत्वपूर्ण बातें कही। सरकारी वकील का कहना था कि टीजीटी अध्यापक भर्ती के लिए योग्यता गणित विषय से बीए या बीएससी डिग्री निर्धारित की गई है। इसमें समकक्ष डिग्री को मान्यता नहीं दी गई है। तो आखिरकार जब नोटिफिकेशन में समकक्ष नहीं लिखा था तो प्रशांत सिंह के द्वारा याचिका दायर क्यों की गई? मैं आपसे बताना चाहता हूं, जब तक नोटिफिकेशन में कोई तथ्य ना हो तब तक आप किसी भी कोर्ट में याचिका दायर ना करें, नहीं तो आपकी जीत कभी नहीं हो सकती है। कोर्ट साक्ष्य के आधार पर चलता है और भर्ती नोटिफिकेशन के आधार पर होती है। अगर आप नोटिफिकेशन से छेड़छाड़ करोगे, छेड़छाड़ करवाने का प्रयास करोगे तो कभी सफल नहीं होगी। यहाँ पर बताया गया है कि आवेदन की अंतिम तिथि 15 अप्रैल 2021 गुजर चुकी है। ऐसे में याची कोई अनुतोष पाने का हकदार नहीं है। अधिवक्ता वीके चंदेल व मयंक चंदेल का कहना था कि याची की नियुक्ति सर्वोदय विद्यापीठ इंटर कॉलेज मीरगंज जौनपुर में सदस्य के रूप में प्रबंधन समिति ने की है और अनुमोदन व वेतन के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक को पत्रावली भेजी गई है। कोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक को इस पर निर्णय लेने का निर्देश भी दिया है, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया गया है। सरकार की तरफ से बताया गया है कि प्रदेश के कुल 1585 अध्यापक कार्यरत हैं, जिनमें से 1311 अध्यापकों को कोर्ट के आदेश से वेतन दिया जा रहा है। अब भी 274 अध्यापकों को वेतन नहीं दिया रहा। याचिका का कहना है कि नियमानुसार तदत अध्यापक के रूप में नियुक्ति किया गया है और कॉलेज में कार्यरत हैं। यह नियुक्ति पद नियमित नियुक्ति होने तक की गई है। गणित विषय के साथ बीटेक व बीएड डिग्री धारक याची को भर्ती में शामिल होने का योग्य नहीं माना गया है। तो फिलहाल कुछ भी कहा जा रहा हो, मैं एक चीज़ जानता हूं और एक बात आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। अगर किसी भर्ती के नोटिफिकेशन में समकक्ष नहीं लिखा है, यानी कि उसमें बीए या बीएससी या एग्रीकल्चर इत्यादि का जिक्र किया गया है, एमए का जिक्र किया गया है, बीएड का जिक्र किया गया है, उसमें समकक्ष नहीं लिखा है, तो आप अगर हाई कोर्ट में याचिका दायर करेंगे या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे, कहेंगे कि सर हम इसके समकक्ष हैं, जब समकक्ष नहीं लिखा गया है तो आपको कैसे मान्य कर लिया जाएगा? इसलिए इस याचिका को खारिज किया गया है। तो आइंदा से आप लोग ऐसी गलती मत करिएगा। नोटिफिकेशन के आधार पर ही कोर्ट में जीत पाई जा सकती है। अगली खबर की ट्रिपल आईटी MNN-IT में खुला भर्ती का पिटारा। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि कई माध्यमों से भर्ती की जाती है और यहां पर बताया गया है कि संगम नगरी के 2 नामी तकनीकी संस्थान ने भी भर्ती का पिटारा खोल दिया है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ट्रिपल आईटी ने कई प्रशासनिक पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान MNN-IT में अस्थायी तौर पर शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे। जल्दी स्क्रीनिंग के बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आपको बताना चाहता हूं, इस वर्तमान सरकार में जो संविदा आउटसोर्सिंग पर ज़्यादा भर्तियां होती हैं। आपको मालूम होगा यहाँ पर भले ही पॉजिटिव लिखा हो, लेकिन मैं इसे निगेटिव मानता हूँ। इसलिए निगेटिव मानता हूँ कि जब तक परमानेंट भर्तियाँ ना हों तब तक निगेटिव है। आपने संविदा पर कर दिया, 1 वर्ष बाद हमें निकाल दिया जाएगा, 2 वर्ष बाद हमें निकाल दिया जाएगा, 6 महीने बाद हमें निकाल दिया जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। और यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रिपल आईटी में होगी भर्ती। एससी में जूनियर सुपरिटेंडेंट, एसी में जूनियर इंजीनियर सिविल, ओबीसी जूनियर असिस्टेंट, ईडब्ल्यूएस जूनियर असिस्टेंट, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट ईडब्ल्यूएस की भर्ती होगी। और सब कुछ जो है संविदा पर आउटसोर्सिंग पर होगा। ज़्यादातर भर्तियां, यानी कि प्रदेश में अगर भर्तियों का डाटा देखा जाए तो 70% भर्तियां आउटसोर्सिंग और संविदा पर होती हैं, 30% भर्तियां परमानेंट होती हैं। तो क्या आप इस बात से संतुष्ट हैं कि संविदा पर भर्तियां हो रही हैं तो अच्छी बात है, आउटसोर्सिंग पर भर्तियां हो रही हैं तो अच्छी बात है? आपको क्या लगता है किस तरह की भर्तियां होनी चाहिए? परमानेंट होनी चाहिए या आउटसोर्सिंग संविदा पर होनी चाहिए? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगली खबर की सरकार जल्द दे सकती है अति पिछड़ों को आरक्षण।
इस समय वर्तमान सरकार के द्वारा आरक्षण पर काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में जितनी विधानसभा सीटें हैं उतनी कहीं नहीं हैं। और आपको यह भी मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति केंद्र तक पहुंचाती है। उत्तर प्रदेश में जो जीतता है वही केंद्र में सरकार बनाता है। रिकॉर्ड आप देख लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें और सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं और उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को जीतने का प्रयास बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि 2022 का चुनाव नज़दीक है, उसके बाद 2024 का चुनाव है। सरकार इस समय आरक्षण देने में मस्त है, आरक्षण पर काम कर रही है। सरकार का कहना है कि हम 27% को कई भागों में डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड किस प्रकार से किया जाएगा, इसके संबंध में इसी वीडियो में जानकारी आपको दी गई है। आपको बता दें कि आरक्षण का मुद्दा विधानसभा सदन में भी छाया रहा। आज पिछड़ों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की शुरुआत पा चुकी विपक्ष ने कोशिश की श्रेय लेने की ओर बढ़ रही सरकार को घेरा जाए, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट दबाए रखने के आरोप लगाए। लेकिन पिछड़ा प्रेम के फैसले गिनाते हुए सरकार ने कहा कि समिति की रिपोर्ट का परीक्षण चल रहा है, इसी विधानसभा यानी इसी कार्यकाल में परिणाम भी मिल जाएगा। तो सवाल है कि सरकार क्या करना चाहती, सरकार क्या करेगी, या तो समय बताएगा। लेकिन इतना तय है कि जो 27% आरक्षण है उसे कई भागों में डिवाइड किया जाएगा, 11%, 9% और 7%, जैसा कि अभी वीडियो मेरे द्वारा आपको बताया गया है। तो इससे आपका लाभ है या हानि है, क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली खबर है कि रसोई गैस 25 रुपये प्रति सिलेंडर और महंगी हुई। जैसा कि देश में महंगाई चरम पर है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ रहे हैं, सरसों के तेल चरम आसमान पर है, यानी कि उसकी कोई सीमा नहीं, किस तरह बढ़ जाता है, किस तरह से घटता है। अगर 1 रुपया घटता है तो 25 रुपये बढ़ता है, वह स्थिति आज सरसों तेल का है। पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं होंगे, क्योंकि मंत्री जी के द्वारा कहा गया है। और आपको मालूम होगा, अगर आप वीडियो रेगुलर देखते होंगे तो आपको भली भांति मालूम होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। रसोई गैस एलपीजी की कीमत में बुधवार को 25 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई है, जो लगातार दूसरे महीने सीधी वृद्धि है। और यहाँ पर बताया गया है कि अब दिल्ली में 859 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर है। और यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है कि कीमतों में वृद्धि की गई है। इसके साथ ही सब्सिडी वाली और बिना सब्सिडी वाली रसोई गैस की दरों में शायद ही कोई अंतर है। तो यानी कि जिसे सब्सिडी मिल रहा है और जिसे सब्सिडी नहीं मिल रहा है उसमें कोई अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्या इसी तरह से महंगाई बढ़नी चाहिए? जो सरकार सत्ता में नहीं थी, वर्तमान में बीजेपी सरकार है, जो पार्टी सत्ता में नहीं थी, जिसके द्वारा पहले आंदोलन किया जा रहा था, प्याज टांग कर घूमा जा रहा था, उसके द्वारा आज कुछ नहीं बोला जा रहा। उसके द्वारा कहा जा रहा है कि सब कुछ कांग्रेस ने करके दिया है, कांग्रेस ने जो दिया है वही आप लोग पा रहे हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं उस गड्ढे को भरने के लिए। भैया कितना दिन आप गड्ढा भरोगे? सत्ता में आप हो, नीति आपको बनानी है, रणनीति आपको तैयार करनी है, तो कांग्रेस का उसमें क्या दोष है? कांग्रेस ने जो किया है आप जीवन में नहीं कर पाओगे। कांग्रेस के राज में कुछ भी था, लेकिन महंगाई इतनी चरम पर नहीं थी। आप इसको मान लीजिए। आप लोग अगर मेरी बात से सहमत हों तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली खबर कि 4 लाख युवाओं को नौकरी देने का ब्यौरा सार्वजनिक करे सरकार। प्रियंका गांधी ने सरकार से जवाब मांगा है। मैं आपसे बताना चाहता हूं, योगी सरकार सभी को गुमराह कर रही है, जनता को गुमराह कर रही है, ऐसा लल्लू का कहना है, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लल्लू सिंह ने जो सवाल सरकार से पूछे हैं वह बहुत ही अहम है, और प्रियंका गांधी ने जो सरकार से ब्यौरा मांगा है वह भी बहुत ही अहम है। 4 लाख से अधिक सरकारी नौकरी का दावा सरकार के द्वारा किया जा रहा है। किन किन विभागों में सरकारी नौकरी दी गई है यही डाटा सरकार दे दे, और कितने लोगों को रोजगार दिया गया है यह डाटा सरकार दे, क्योंकि सरकार का कहना है कि 1.61 करोड़ रोजगार दिया गया है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, जिस दिन रिकॉर्ड सरकार के द्वारा दिया जाएगा वह खोखला साबित होगा, और सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली पार्टी बीजेपी बनेगी, वह भी मनरेगा में, जिसमें आप काम करके अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकते हैं। एक व्यक्ति काम करे, एक व्यक्ति खा ले तो बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको बता दूं, 90 दिन का कार्य 365 दिन भरण पोषण कैसे हो सकता है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या सरकार को इसका जवाब देना चाहिए? क्या 4 लाख सरकारी नौकरियों का डाटा सरकार को देना चाहिए, जो सरकार के द्वारा बार बार कहा जाता है, बार बार मुद्दा बनाया जाता है? क्या सरकार डाटा दे पाएगी? क्या आपको लगता है कि सरकार के द्वारा 4 लाख सरकारी नौकरियां दी गई हैं? अगर हम प्राइमरी शिक्षक भर्ती को छोड़ दें और पुलिस भर्ती को छोड़ दें, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कुछ भर्तियों को छोड़ दें, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा
यानी कि वर्तमान सरकार के द्वारा जितने भी भर्ती विज्ञापन जारी किए गए हैं वे सभी भर्ती विज्ञापन लंबित हैं। एक भी भर्ती विज्ञापन कंप्लीट नहीं हो पाया है। कुछ की अगर मैं बात करूँ ना तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सबसे बदतर स्थिति है। तो प्रियंका गांधी ने जो सवाल योगी सरकार से किया है और जो ब्यौरा मांगा है योगी सरकार कभी नहीं दे पाएगी। मैं इतना चैलेंज करता हूं, अगर योगी सरकार ने दिया तो योगी सरकार की बहुत बड़ी किरकिरी हो जाएगी। इसलिए योगी सरकार के द्वारा 4 लाख युवाओं को नौकरी देने का ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। अगली खबर कि अफगानिस्तान में सरकार बनाने की कोशिश शुरू। पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजाई ने तालिबान के एक धड़े के मुखिया अनस हक्कानी से की मुलाकात। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अब अफगानिस्तान जो है तालिबान में कन्वर्ट हो चुका है। तालिबान आतंकवादी संगठन है, आपको मालूम होगा, और तालिबान के बारे में भली भांति सभी को मालूम है। वहाँ की जनता अगर तालिबान का विरोध करे और तालिबान सरकार बनाने का प्रयास कर रही है तो तालिबान से कितने लोग खुश रहेंगे और किस तरह से सरकार अफगानिस्तान में चलेगी या तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस समय अफगानिस्तान की हालत बहुत ही बुरी है तालिबान के कारण। सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे ऐसे लोग हैं जो पिपीही बजा रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो बच्चों की गाड़ियाँ चला रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो आइसक्रीम खा रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हें कुर्सी पर बैठने की तमीज़ नहीं है। वे लोग सत्ता कैसे चलाएंगे, अधिकारी कैसे बनेंगे, मंत्री कैसे बनेंगे, यह बात समझ में नहीं आ रही है। और इस बात पर सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि अफगानिस्तान में तालिबान के द्वारा जो सरकार बनाने का प्रयास किया जा रहा है क्या सरकार चल पाएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली खबर की रिक्त पदों पर भर्ती की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने बुधवार को विधान भवन के सामने प्रदर्शन किया। विधानसभा के चल रहे मानसून सत्र में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। आनंद फानन में पुलिस ने अभ्यर्थियों को जबरन पकड़कर बस में भरकर इको गार्डन छोड़ दिया। तो इको गार्डन ही छोड़ा जाता है और सरकार के द्वारा अभ्यर्थियों के विषय में कुछ भी नहीं कहा जाता है। नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती आएगी या नहीं आएगी इसके संबंध में आज मैं आपको जानकारी दूंगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कल की बैठक में क्या हो, क्योंकि कल एक आपात बैठक बुलाई गई थी और आपको मालूम होगा उसमें मंत्री जी भी शामिल थे, मुख्यमंत्री भी शामिल थे और विशेष सचिव भी शामिल थे। तो क्या स्थिति कल की थी मीटिंग की उसके संबंध में आज की वीडियो में जिक्र करूंगा, इस वीडियो में नहीं अगले वीडियो में। तो आप लोग अगले वीडियो का इंतजार जरूर करिएगा। अगली खबर की एलयू में दाखिलों को लेकर ऑफलाइन प्रवेश परीक्षा 24 अगस्त से। आपको बताना चाहता हूं कि स्नातक स्तर पर दाखिले को लेकर लखनऊ विश्वविद्यालय की ऑफलाइन प्रवेश परीक्षा 24 अगस्त 2021 से 31 अगस्त 2021 के बीच होगी। दाखिले के प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को सीट रोल नंबर के आधार पर आवंटित होगी। प्रवेश समन्वयक प्रोफेसर पंकज माथुर ने बताया कि अभ्यर्थी को अपने रोल नंबर सीट पर ही बैठना होगा। अभ्यर्थी को ब्लू या ब्लैक बॉल पेन साथ लाना होगा। परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्न प्रणाली के आधार पर होगी जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अब परीक्षा स्टार्ट होने वाली है 24 अगस्त 2021 से और 24 अगस्त 2021 को पीईटी की परीक्षा है। अगली खबर दरोगा भर्ती को लेकर है। दरोगा और सर्जेंट बहाली परीक्षा की तिथि बदलेगी। आपको बताना चाहता हूं कि बिहार पुलिस में दरोगा और सर्जेंट के 2213 पदों के लिए 5 दिसंबर 2021 को प्रस्तावित प्रारंभिक लिखित परीक्षा की तारीख बदलेगी। बिहार पुलिस और सेवा आयोग ने पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद नई तारीख पर मंथन शुरू कर दिया है। संभावना है कि अब प्रारंभिक लिखित परीक्षा दिसंबर की आखिरी या जनवरी में आयोजित की जाएगी। तो जल्द ही इसके संबंध में मैं आपको जानकारी दूंगा। अगली खबर है कि बीटेक में टीजीटी भर्ती में शामिल होने का हकदार नहीं, याचिका खारिज कर दी गई, जिसके संबंध में अभी मेरे द्वारा आपको बताया गया है जब तक नोटिफिकेशन में समकक्ष का जिक्र न हो तब तक याचिका आप दायर मत करें। अगर इसके विरुद्ध आप काम करते हैं, याचिका हाईकोर्ट में दायर करते हैं, तो आप कभी हाईकोर्ट से जीत नहीं पाएंगे, आपको कभी भी डिग्री नहीं मिलेगी। अगली खबर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कर्मचारी भर्ती में समायोजित होंगे पत्राचार संस्थान के 31 कर्मचारी। आपको बता दें कार्य परिषद की बैठक में कर्मचारी भर्ती पर मुहर लगने के बाद विज्ञापन का इंतजार। आपको बता दें विज्ञापन आपको 1 महीने के अंदर देखने को मिल जाएगा। अगली खबर की सुप्रीम कोर्ट का फैसला, एनडीए परीक्षा में अब बेटियां भी होंगी शामिल, जो कि बहुत ही सराहनीय फैसला, इसका मैं स्वागत करता हूं। अगली खबर की 23 अगस्त से चलेगी 6वीं से 8वीं तक की कक्षाएं, आदेश जारी। अगली खबर की प्रवेश परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2021 यूपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा विभाग ने जारी किया संशोधित कार्यक्रम। कक्षा 9 व 12 में पंजीकरण की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। अगली खबर के चुनाव मिनी बजट में युवाओं पर जोर। आपको बता दें युवाओं पर जोर करने का प्रयास किया गया है, क्योंकि युवा सबसे ज़्यादा नाराज उत्तर प्रदेश में। युवाओं को खुश करके 2022 विधानसभा चुनाव में
ओटे लेने के लिए सरकार के द्वारा इस तरह का कदम उठाया गया। अब सरकार इसमें सफल होती या नहीं, या देखने वाली बात होगी। अगली खबर की युवाओं, गांव, गरीब और महिलाओं के लिए तोहफे। अब तोहफे क्या हैं, आप आज के समाचार पत्र को पढ़ सकते। कोई खास तोहफा नहीं है, लेकिन हाँ, मानदेय बढ़ेगा और गन्ना भुगतान के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है और रोजगार का इंतजाम किया गया है। इस मद में करीब 3,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, यानी कि रोजगार के लिए 3,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। लेकिन रोजगार परमानेंट आपको नहीं मिलेगा, संविदा पर मिलेगा। अब रोजगार में कितना दम होगा आप लोगों को भली भांति मालूम है कि आउटसोर्सिंग और संविदा की भर्तियां किस प्रकार की होती हैं। अगली खबर डीएलएड 2019 को लेकर तृतीय सेमेस्टर के प्रशिक्षु प्रोन्नत हो गए हैं, जिसके संबंध में कल ही मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको और दे दूं, जो प्रोन्नत हुए हैं उसमें एक महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो बैक पेपर वाले हैं वे प्रोन्नत नहीं होंगे। अब उनको प्रोन्नत होना है या नहीं होना, इसके आधार पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। बस इतना जानकारी मिला है कि परिणाम आपको जो है या बैक पेपर वाली जो मामले हैं वह सितंबर माह में सॉल्व कर दिए जाएंगे। आज मैं आपको 2 खबर और दूंगा, यूपी एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का और यूपी टेट का और सी टेट का। लेकिन सी टेट के संबंध में कल ही मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई थी, लेकिन यूपी टेट एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के संबंध में कल एक अहम बैठक हुई। बैठक में क्या हुआ उसके संबंध में जानकारी प्राप्त करने के बाद आपको अवगत करा दूंगा। इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।